तो आज हम बात कर रहे हैं 2026 कैसा आने वाला है, कैसा जाएगा, भारत पे क्या असर पड़ेगा। 2026 एक ऐसा साल होगा जहां पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अपने एक डाउनफॉल की ओर या अपने एक अंत की ओर जाएगा। सेलिब्रिटीज हैं या बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, अचानक से उनका साम्राज्य खत्म होता हुआ दिखेगा। तो इस साल में हम देखेंगे, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या राजनेता हो, जिसको हम अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे दोनों ही आते हुए हम देखेंगे। जो ब्रिक एंड मोटार शॉप्स हैं वहां भारी बदलाव दिखेगा, या तो खुद को इवॉल्व करें या वो खत्म हो जाएंगे। 2026 के अंदर देश के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपके हिसाब से? 2026 एक ऐसा साल रहेगा जहां पे सरकार को भारी गतिरोध का सामना करना पड़ेगा। ओके। सरकार के फैसले का विरोध होगा, लोग उसका विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, हिंसक प्रदर्शन भी हो सकते हैं। जितने हमारे मुख्यमंत्री अभी हैं उनको अपनी कुर्सी की पेटी बांध देनी चाहिए, क्योंकि उनकी कुर्सी हिलने वाला है। मोदी जी जब भी हटेंगे खुद हटेंगे। ओके। और वो कंप्लीटली राजनीति से बाहर जाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। जहां बीजेपी नहीं भी है उन राज्यों में भी बीजेपी के नंबर्स बढ़ेंगे। अगर 2029 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही है। ओके, तो झंडा लहराता रहेगा। बिल्कुल लहराता रहेगा। राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। उनका नाम है सिद्धांत एस कुमार जी। इन्होंने काफी रिसर्च की है ज्योतिष के ऊपर और काफी जगह बड़े प्लेटफॉर्म पे इनके जो रिसर्च पेपर है पब्लिश हुए हैं। अब हम इनसे बात करते हैं भी इन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की है, क्या क्या इन्होंने रिसर्च की है, अब इनके खुद मुंह से हम सुनते हैं। राम राम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। राम राम जी, धन्यवाद। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम मस्त, सब सही चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत बढ़िया। सर, जैसे आप बता रहे थे भी आपने काफी रिसर्च की है ज्योतिष के ऊपर और काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर चीजें पब्लिश हुई है, तो आप एक बार बताइए कहाँ कहाँ पब्लिश हुई है और क्या क्या आपने रिसर्च की है अब तक? देखिए, बिल्कुल सही बात है। शायद ज्योतिष के अंदर आज की तारीख में जितने रिसर्च पेपर्स मैंने पब्लिश किए हैं उतना शायद किसी और ने नहीं किए। ओके। आज की तारीख में रिसर्च में अगर खासकर ज्योतिष के रिसर्च की बात करें, अगर भारत में 100 पेपर पब्लिश हो रहे हैं पूरी भारत में, तो उसमें से कम 50-60 या तो मेरे या फिर मेरे स्टूडेंट्स के ही होंगे। ओके। जहां तक मैं अपनी बात करूं तो जो मेरे पेपर्स हैं वो बहुत जगह पब्लिश हुए। अगर उसमें से कुछ चुनिंदा नाम लूं तो जो हमारा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है दिल्ली, वो हो गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वो हो गया। IIM अहमदाबाद है, IIM नागपुर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और एक बहुत लंबी फहरिस्त है जहां एक से ज्यादा है। अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो सारे डाइवर्स होते हैं। ओके। डाइवर्स का मतलब इसको किसी एक टॉपिक में नहीं कर सकते, बट हाँ, जैसे कुछ अगर आइडिया दूं तो जो मेरा IIM अहमदाबाद में 2 पेपर थे वो थे कि कैसे हम ज्योतिष को यूज कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। चाहे अपने कलर सिलेक्शंस के लिए, चाहे अपने इसके लिए। या फिर हम IIM नागपुर में मैंने किया था कि कैसे हम नाम को एज ए थेरेपी के रूप में यूज कर सकते हैं। अच्छा। एक आइडेंटिटी क्राइसिस को, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक सेल्फ डाउट में होते हैं या उनके अंदर वो होता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे उनके उस आइडेंटिटी को हम अफर्म कर सके, कैसे उनको एक सही नाम चेंज दे के वो कर सके। सारे के सारे वो स्टडीज हैं जो 100% साइंटिफिक रिगर के साथ किए गए। जहाँ पे जो भी एक साइंटिफिक रिगर अप्रोच है मेथड का, चाहे वो कंट्रोल ग्रुप हो, चाहे एथिक्स कमेटी अप्रूवल्स हो, सबके साथ किया गया। और ये सारे वो पेपर्स हैं जिनको इन संस्थानों ने अपने रिव्यू में पाया कि हाँ ये अच्छे हैं, ये वर्थ है। हाँ जी। तो ये कुछ एग्जांपल्स और ऐसे बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स। सर, जब आपको ये चीज पता लगी भी, अभी तक आपकी टक्कर में अब कोई आया ही नहीं है और जो है वो आपके स्टूडेंट ही है, तो कैसा फील होता है ये चीज जब आप? देखिए, मैं ये बोलूंगा इसमें टक्कर की कोई बात नहीं है। मेरा सिंपल सा मानना है कि हर देश के पास 2 तरह की विरासत होती है। हाँ जी। एक हमारे सामाजिक विरासत, दूसरा हमारा बौद्धिक विरासत। हाँ जी। जो हमारे सामाजिक विरासत है, चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, उन पे हमने बहुत काम किया है। लेकिन जो हमारे देश का बौद्धिक विरासत है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे वो मसाज थेरेपी हो, चाहे वो अरोमा थेरेपी हो, जो हमारे ऐसे बौद्धिक विरासत हैं वो खो रहे हैं। और वो खो इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने उनको आज के समय के हिसाब से इवॉल्व करने का सोचा ही नहीं। एक सिंपल एग्जांपल दो, अभी कुछ दिन पहले ही प्रादा ने एक चप्पल लॉन्च किया, कोल्हापुरी चप्पल, जो बहुत सिमिलर था। जबकि किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि हम कोल्हापुरी चप्पल को ब्रांड कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम बना सकते हैं कि भारत का एक ग्लोबल स्तर पे पहचान दे सकता है। तो हर देश, चाहे हम चाइना में जाएंगे तो उनका जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है या फेंगशुई है, उन्होंने इसको ना ही सिर्फ प्रिजर्व किया है, इसको फर्दर रिसर्च से इवॉल्व किया है।
ओके। जहां तक हम भारत की बात करते हैं तो हमने अपने जो हमारी बौद्धिक विरासत थी इनको हमने ना ही प्रिजर्व करने की कोशिश की, इवॉल्व तो दूर की बात है। तो मैं शायद खुद को गौरवशाली मानता हूं या भाग्यशाली मानता हूं कि माँ भारती ने मुझे मौका दिया कि मैं इस बौद्धिक विरासत को आज के समय के हिसाब से एक साइंटिफिक रिगर के हिसाब से उसमें इवॉल्व करने की ओर अपनी आहुति डाल रहा हूं। और माँ भारती की ये कृपा है कि जो मैं कर पा रहा हूं। तो ये सिर्फ माँ भारती के चरणों में इस बौद्धिक विरासत को लाने का, बौद्धिक विरासत को एक नया दायरा देने का मेरा कोशिश मात्र। और मेरा सिर्फ ये रहता है कि मेरे रिसर्च को देख के अगर कोई भी दूसरा रिसर्च पेपर कर रहा है जो उसको इवॉल्व करने में काम कर रहा है, ऐसा मैं नहीं बोलता कि लोगों ने रिसर्च नहीं किया है, लोगों ने रिसर्च किए हैं लेकिन रिसर्च अपने तक रखा है। अब ये सोचिए कि जो नया बच्चा या कोई नया ज्योतिष का जिज्ञासु जब आता है वो फिर उस ग्राउंड जीरो से उस काम को कर रहा है। तो मतलब नतीजा ये हो रहा है कि हर लोग वही काम कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ पब्लिश किया उसमें कुछ अच्छाई होगी, कुछ खामी होगी। अब जो अगला जो जनरेशन आएगा या अगली जो पीढ़ी आएगी वो उसको पढ़ के समझ के उसको फर्दर उस खामी को दूर करने की और प्रयास करेगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारे बौद्धिक विरासत ऑफ ज्योतिष है ना वो आगे इवॉल्व करेगा। तो इसको मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि माँ भारती के चरणों में एक छोटी सी आहुति है और कोशिश मात्र है। आज हम बात करते हैं 2026 की। अब जो आने वाला है समय, ये आने वाला समय कैसा होगा? क्योंकि रेमेडीज तो बहुत सारे लोग देते रहते हैं, भरा पड़ा है पूरा सोशल मीडिया रेमेडीज से। तो आज हम बात करते हैं 2026 कैसा आने वाला है, कैसा जाएगा, भारत पे क्या असर पड़ेगा, पॉलिटिक्स पे, इन्फ्लुएंसर्स पे, बच्चों पे, सब पे क्या इस असर पड़ेगा आने वाले समय का? देखिए, जहां तक 2026 की बात करते हैं तो 2026 एक ऐसा साल है जिसको थोड़ा समझते हुए अगर हम बात करें तो अगर हम सबको जोड़ दें 2, 2 और 6 को तो ये नंबर 1 का साल बनेगा। अच्छा, जो सूर्यदेव का साल है। ओके। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और यहाँ ध्यान में रखना है कि जो 2026 का जो आखिरी 2 अंक है 26, वो नंबर 8 को लेके आएगा। तो इसको सिर्फ नंबर 1 का साल कहना सही नहीं है, बल्कि एक ऐसा साल जिसमें नंबर 8 का भी प्रभाव है वो भी देखना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हम और देखें तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो शुरुआत होती है सुबह की वो पूरा दिन तय करता है। तो सुबह आपका मूड अच्छा हो गया तो दिन अच्छा बीतेगा। वैसे ही किसी भी नए साल की शुरुआत के दिन उसका पहला दिन बहुत मायने रखता है। अगर मैं 2026 के 1 जनवरी की बात करूं, क्योंकि अभी हम अंग्रेजी साल की बात कर रहे हैं तो हम इसकी 1 जनवरी की बात करते हैं। अगर हम 1 जनवरी 2026 को आपस में जोड़ दें तब ये आएगा 12 पे। ओके। 1 + 1 और प्लस इधर 2 + 2 + 6, तो सारे मिला के 12 पे आएंगे, जो बन गया 3 का। तो 2026 का जो मूल रूप से साल है वो नंबर 1 यानी सूर्य, नंबर 3 यानी गुरुदेव और नंबर 8 शनिदेव का होने वाला है। इन तीनों के प्रभाव से इस साल को हम देखेंगे। अब अगर आगे चलते और इस समय को समझते हैं, ये एक ऐसा साल है जहां हमें बाहर की बजाय अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ये साल जो नंबर 1 का साल होता है एक नई शुरुआत का साल होता है, एक नई साइकिल शुरू होती है। तो यहाँ पे हमने जो कुछ भी आज तक सीखा है, जो कुछ भी आज तक पढ़ा है, जो कुछ भी आज तक जाना है, उन सब को भूल कर, उन सब को अनलर्न करके नई स्किल्स को सीखने का, नई चीजों को इन्हांस करने का साल होने वाला है। तो एक वर्ड में अगर इस साल को बोलूं तो एक ऐसा साल है जो नई शुरुआत कराएगा और हर व्यक्ति को जीरो से एक दूसरी शुरुआत करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ओके। तो अगर जो स्टार्टिंग से ही कहीं एक स्टेज पे खड़ा है, जैसे आप कह रहे हो भी एक नए दौरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई एक सक्सेस आदमी है, तो क्या उस सक्सेस आदमी की लाइफ के अंदर कुछ अप डाउन आ सकता है, इससे भी वो डाउनफॉल आ जाए उसको, फिर वो दोबारा वहां से स्टार्ट करें? देखिए, जहां तक सक्सेस इंसान की बात है तो हमें ये देखने की जरूरत है कि वो पर्सन है किस फील्ड का। उसका फील्ड ये तय करेगा कि उसको कितना शुरुआत करना पड़े। जो मैंने ये लाइन बोली है कॉन्टेक्स्ट में बोली, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी या एआई ग्रो कर रहा है, पूरी सृष्टि बदल रही है। हाँ जी। पूरा दुनिया बदल रहा है। जैसे हम अपने जीवन को देख रहे थे, जीवन जानने का तरीका बदल रहा है, तो बिल्कुल हमें नया सीखना पड़ेगा। बट हाँ, एक एआई अपने आप में एक लेवलर हुआ है। हाँ जी। एक ऐसा लेवलर जो हम सबको इक्वल कर रहा है, और यहाँ पे उन जो सक्सेसफुल है वो भी है। एक और चीज यहां मैं ऐड कर सकता हूं, 2026 एक ऐसा साल होगा जहां पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग अपने एक डाउनफॉल की ओर या अपने एक अंत की ओर, मतलब ना ही उनका जीवन अंत नहीं, बल्कि उनके कार्मिक अंत का, उनके प्रोफेशन के अंत की ओर जाएगा, जहां उनको री इन्वेंट करना पड़ेगा।
अपने अच्छा। आप को नए सिरे से शुरू करना। तो इस साल में हम देखेंगे, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या राजनेता हो, जिसको हम अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे दोनों ही आते हुए हम देखेंगे। अच्छा, तो सर जैसे आप बोल रहे हैं भी हमको ये पता होना चाहिए भी वो इंसान है किस फील्ड में, बिल्कुल। जब भी उसका पता लगेगा। तो आप ये बताइए कौन कौन सी फील्ड आने वाले समय में ग्रो करने वाली है? देखिए, जहां तक आने वाले फील्ड की ग्रो करे, सबसे पहले और सबसे जरूरी जो चीज है, ऑथेंटिसिटी ग्रो करेगी। अगर आप ऑथेंटिक हैं, आप जो बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सही है, वो जेन्यून है, तो वो ग्रो करेगा। अगर वो जेन्यून नहीं है तो ग्रो नहीं करेगा। सबसे पहले और जो सबसे जरूरी चीज है कि जो वैसी चीजें जो ऑथेंटिक नहीं है वो कोलैप्स करती चली जाएंगी, वो खत्म होती चली जाएंगी। अच्छा। आपको सच्चाई की ओर जाना पड़ेगा। दूसरा, जो सिर्फ चकाचौंध की ओर है, ग्लैमर की ओर है, जो बोलते हैं ना ऊपर से तो है बट धरातल नहीं है, वहां हमें चेंजेस होते हुए दिखेंगे। लोग पर्पसफुल जो इंसान है, जो ऑथेंटिक है, उनको पसंद करेंगे। मतलब रील से ज्यादा रियल की वैल्यू होगी। लोग अच्छा। रियलिटी को चेज करेंगे, रील को चेज ना करके। मोटे तौर पे अगर सेक्टर्स की बात करूं जो अच्छा कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं, तो यहां पे जो सबसे पहले जो सेक्टर अच्छा करेगा वो है हमारा अध्यात्म। ओके। खासकर वैसा अध्यात्म जो लोगों को लोगों से जोड़ता है। ओके। और ये अध्यात्म को बदलने वाला होगा एआई, ओके। एआर, वीआर, जो ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, ये अध्यात्म को बदलेगा। जो हमारे एनर्जी हीलिंग साइंसेस है, चाहे वो रेकी हो, चाहे लामा फेरा हो, चाहे प्राणिक हो, या जो आध्यात्मिक हीलिंग है, वो हॉस्पिटल्स को रिप्लेस करते हुए देखेंगे। लोग इनकी तरफ इंक्लाइन दिखेंगे। इनकी बुराई भी करेंगे, ऐसा नहीं कि इनकी बुराई नहीं होगी, इनकी बुराई भी होगी, बहुत सारे ट्रोलिंग मूवमेंट्स भी होंगे, लेकिन फिर भी लोगों का झुकाव इनकी तरफ बढ़ेगा। तीसरा, अगर मैं बड़े ट्रेंड की बात कर लूं, तो वैसे लोग जो सेलिब्रिटीज हैं या बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको अचानक से उनका साम्राज्य खत्म होता हुआ दिखेगा। ओके। जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, खासकर वैसे इन्फ्लुएंसर जो छोटे शहरों से आ रहे हैं, वैसे इन्फ्लुएंसर जो भारतीय भाषाओं में, भारतीय बोलियों में बात कर रहे हैं, उनका वर्चस्व बढ़ेगा। तो लोग फॉलोअर की जगह रिलेटिबिलिटी को देखेंगे, ये मेरे से कितना जुड़ता है, मैं कितना रिलेटेबल हूं, वो ग्रो करेगा। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो फील्ड्स गुनेंगे। साथ ही साथ कोई बड़ा बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई करेंसी को हम इस साल में डाउनफॉल होते हुए देख सकते हैं। ओके। जो एक और चीज है जो इस साल में एक नया ट्रेंड आएगा, हाँ जी। अगर ट्रेंड के रूप में बात करें, वो है रिवर्स माइग्रेशन। अब रिवर्स। रिवर्स माइग्रेशन है क्या, इसको बताता हूं। हमने एक बहुत बड़ा पल देखा है जहां पे लोग गांवों से शहरों की तरफ आए हैं, हाँ जी। रोजी रोटी को ढूंढने के लिए। हाँ हाँ हाँ। 2026 एक ऐसा साल होगा, खासकर 2026 के आखिरी हिस्सों में, जहां से एक नया ट्रेंड की शुरुआत होगा अगले 2-3 सालों के लिए। लोग बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों की ओर, वैसे शहर जो प्रकृति के करीब है, वैसे शहर जो अध्यात्म के करीब है, वहां जाते हुए दिखेंगे। जैसे गांव की साइड। लोग गांव की साइड। अच्छा। ओके। तो मतलब लोगों को शहरों में गांव का एक्सपीरियंस देना है, तो ये Okay. अच्छा बिजनेस आइडिया है आपको। अच्छा। कि आप इसको ऐसे बिजनेस कर दिए, लोगों को शहरों में गांव का अनुभव दीजिए। ओके। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, हाँ जी। जो ट्रेडिशनल ढर्रे पे चले आ रहे हैं, जो ब्रिक एंड मोटार शॉप्स हैं, वहां भारी बदलाव दिखेगा। या तो खुद को इवॉल्व करें या वो खत्म हो जाएंगे। ओके। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो ग्रो या फिनिश कर सकते हैं। सर जैसे आप बोल रहे हैं भी एआई जो है ना वो काफी लोगों को जोड़ने का काम करेगा आने वाले समय के अंदर, और एआई के आने से कुछ जॉब्स आई भी है, कुछ जॉब्स खत्म भी हुई है, काफी तरीके की जॉब्स खत्म हो गई है। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे अब एआई जो है ना, अगर हम इसको अपना टाइम ऑफ बर्थ प्लेस सारी चीजें देते हैं, तो एक अलग सा चार्ट बना के दे देता है और प्रिडिक्शन भी देता है साथ में। अगर आप चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो। बट क्या आने वाले समय में क्या ज्योतिषों की भी नौकरी खा जाएगा ये? तो इसको मैं आंसर करता हूँ। इसका 2 पहलू है। हाँ जी। जब हम एआई को देखते हैं तो हमें यहाँ 2-3 धड़े से देखने की जरूरत है। सबसे पहले जो वैसे एआई जो जनरल पर्पस बनाए गए, जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ये ऐसे जो टूल्स है ना, ये ज्योतिष के लिए बनाए नहीं गए। अच्छा। अब जब ये ज्योतिष के लिए बनाए नहीं गए हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन हमेशा गलत होती है। ओके। आप आंख बंद करके इनको कभी यूज मत करिए, और मैं बताऊंगा क्यों नहीं करिए। ज्योतिष जब हम वर्ड बोलते हैं ना, तो ये कोई एक वर्ड नहीं है, इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। सबसे पहला, जो जितने ये वाले टूल हैं जनरल पर्पस वाले, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें सायन मेथड लेना है कि निर्यन मेथड लेना है।
जो हमारा वैदिक ज्योतिष है और जो वेस्टर्न ज्योतिष है, दोनों दो मेथड लेता है। और जब हम दो मेथड लेते हैं तो आपके सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। Okay. जैसे सायन और निर्यन मेथड के बीच में आज की तारीख में लगभग 1 महीने का फासला आता है। ओके। और ये फासला से ग्रह कौन सी राशि में है ये भी बदल जाता है। जब ग्रहों की राशि ही बदल गई तो पूरा का पूरा रिजल्ट बदल गया। तो ये जो टूल्स है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनाई हो, परप्लेक्सिटी हो, या कोई भी ऐसे एआई टूल जो ज्योतिष के लिए नहीं बने हैं, वो अभी इन चीजों को आज की तारीख में कैच नहीं कर पा रहे हैं। ओके। और यही सिंस आपकी ग्रहों की राशि गड़बड़ हो गई तो आपको प्रेडिक्शन में गड़बड़ होगा। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आपको इन टूल्स को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। ये एक्चुअली सिर्फ वेस्टर्न भी यूज नहीं कर रहे हैं, ये खिचड़ी बना रहे हैं, और खिचड़ी कभी अच्छा नहीं होता। जो आपके सवाल का दूसरा पहलू था कि क्या एआई ज्योतिष में आएगा, बिल्कुल आएगा। होगा क्या, वैसे एआई टूल्स जो ज्योतिष के लिए ही बने हैं वो आएंगे। और वो फोकस इसलिए आएंगे क्योंकि वो मेहनत करेंगे उस एआई को ट्रेन करने के लिए अपने पैथी के हिसाब से, चाहे वेस्टर्न के हिसाब से ट्रेन करो या वैदिक के हिसाब से ट्रेन करो। बट वहां लोगों को एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगा। बट एक चीज है, ये ज्योतिषों की जॉब को या ज्योतिषों के प्रोफेशन को कहीं कुछ नहीं करने जा रहा। इसकी वजह बताता हूं क्यों। अभी रिसेंटली ही मेरी कंपनी है न्यूमरोबानी, और हमने एक स्टडी किया था 10,000 लोगों में, जिन्होंने जनवरी से लेके जून तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या एआई एस्ट्रोलॉजर से बात की है, कहीं भी ऑनलाइन किसी भी माध्यम से। उनसे हमने पूछा कि जब आपने एआई एस्ट्रोलॉजर से बात किया तो क्या आप इंसानी एस्ट्रोलॉजर से बात करना बंद कर देंगे? और यहां बहुत कंक्रीट आंसर था कि लगभग 68% लोगों ने बोला है कि वो दोनों को साथ में यूज करेंगे। ओके। और ये नंबर बढ़ रहा है। हम इसको क्वार्टर बाय क्वार्टर ट्रैक करते हैं। जो जैन से मार्च के क्वार्टर में था ना, वो अप्रैल से जून के क्वार्टर में बढ़ा है। और मेरा ये मानना है कि जब इस स्टडी को हम दिसंबर में फाइनल करेंगे और पूरा 12 महीने को देखेंगे, ये नंबर और बढ़ता जा रहा है यहां से। दूसरा, लोगों ने एडिशनल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। तो अब इसको ऐसे सोचिए, आपको रात के 12 बजे या 2 बजे या किसी भी समय पे किसी ज्योतिष की जरूरत है, वो तो मिलने से रहा है, तब जाएंगे किसके पास? तो वहां पे एआई उस जगह को लेगा, एक ऐसा सोर्स जो ट्रस्टेबल है, जो आपकी चीजों को प्राइवेट रखेगा और बिना आपको जज किए, बिना किसी बायस के आपके सवालों को आंसर करेगा। तो एआई से ज्योतिष और बढ़ेगा। वैसे लोग जो ज्योतिष पे भरोसा नहीं करते थे या भरोसा ना करने का नाटक करते थे, वो अब दबे छुपे भी ज्योतिष को यूज कर पाएंगे। सर, जैसे आपने बताया भी, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको थोड़ा अपना डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। ये तो इन्फ्लुएंसर्स की बात होगी। अब हम कंट्री की बात करते हैं। अभी आने वाले समय के अंदर 2026 के अंदर देश के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपके हिसाब से? देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली भारत के लिए बात करें 2026, मैं इसको एक मिला जुला साल बोलूंगा। मिला जुला साल इसलिए जहां पे कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ बुरी चीजें भी होंगी। बुरी चीजों से शुरुआत करता हूं। 2026 एक ऐसा साल रहेगा जहां पे सरकार को भारी गतिरोध का सामना करना पड़ेगा। ओके। सरकार के फैसले का विरोध होगा, लोग उसका विरोध करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, हिंसक प्रदर्शन भी हो सकते हैं। मतलब सरकार को फुल एक्शन मोड में रहने की जरूरत पड़ेगी और सरकार भी तवेद के साथ स्ट्रांग फैसले लेगी। ओके। तो वो एक स्थिति रहेगी जहां सरकार को जन विरोध का सामना करना पड़ेगा। ओके। दूसरा, अगर देश की बात करें तो चाहे हमारे आंतरिक सुरक्षा हो, राज्यों के बीच में आपसी विवाद हो, या राज्यों में जो अलग अलग पंथ होते हैं, अलग अलग विचार के लोग होते हैं, वैसी घटनाएं बढ़ेंगी। यहां सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई हमारे देश के इस शांति को भंग ना करे। साथ ही साथ 2026 एक ऐसा साल होगा, 25 में भी हमने देखा है और 26 में भी हम दोबारा देख रहे होंगे, जहां पे भारत को सीमा से जुड़े हुए क्षेत्रों में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, यहां हमें मल्टी कंट्री फ्रंट का सामना करने का नौबत आएगा। एक और चीज है जो बहुत जरूरी 2026 के लिए, 2026 एक ऐसा साल है जहां पे 26 आ रहा है, जो 8 का साल है, साथ में 1 भी आ रहा है। ये छुपा हुआ है, 26 की चीजें दिखती नहीं है। तो जो 2026 की लड़ाइयां होंगी वो दिखेंगी नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। धरातल के पीछे, चाहे वो साइबर वारफेयर हो, चाहे वो कोहर्ट ऑपरेशंस हो, ऐसी चीजें होंगी जिन माध्यमों से हमने लड़ाई सोची भी नहीं है, उन माध्यमों से लड़ाई होगी। ओके। तो इनके लिए हमें सतर्क रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें एक कंट्री के रूप में साथ आना है कि हम मिलके इस मुसीबत का कर सके। अगर हम
अगर हम और भारत की बात कर ले, भारत के खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो हमारा खेती है, यहां अच्छी चीजें भी होंगी, बुरी चीजें भी होंगी। अच्छी चीजें ये हैं कि खेतों की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, यहाँ नए नए इनोवेशंस होते हुए, नए नए रिसर्च होते हुए हम देखेंगे। जो बुरी चीजें ये हैं कि जो किसान है, जो अभी जमीन को ओन कर रहे थे, उनका वो जमीन ओनरशिप खोता हुआ दिखेगा। वो बड़े कॉर्पोरेट्स या बड़े ग्रुप्स या बड़े घरानों के पास वो उसके साथ मिलकर काम करके वर्चुअली उनको थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, इसके लिए सरकार को विरोध करने का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरा, अगर भारत की बात करें तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, यहां पे भारत नया नया ब्रेक थ्रू हासिल करेगा। 2026 एक ऐसा साल रहेगा जहां पे हम रक्षा का कोई बहुत बड़ा उपकरण भारत में एक ब्रेक थ्रू मिलते हुए, जो हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, ये हमें 2026 में मिलने वाला है। जिसका हम एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ब्रेकर हम 26 में देखेंगे। 26 एक ऐसा साल रहेगा जहां पे जितने हमारे मुख्यमंत्री अभी हैं, उनको अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी कुर्सी हिलने वाली है। उनके नीचे का पांव जो है कोई खींचने वाला है, तो उनको सचेत रहना चाहिए। बहुत सारे राज्यों में हम परिवर्तन होता हुआ देखेंगे, जहां पे जो मुख्यमंत्री का चेहरा या उप मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो हम बदलते हुए विटनेस करेंगे पूरे 2026 में। लेकिन केंद्र सरकार के तौर पे वहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोई किसी भ्रम में ना रहे, कोई किसी विचार में ना रहे, मोदी जी 26 में भी रहेंगे, सरकार एनडीए की ही रहेगी। वहां कोई आज की तारीख में जो मेरी ज्योतिषीय गणना है, इसके आधार पे मैं कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं देख रहा हूं। बट हाँ, जो लोग पावर में है, खासकर राजनीति के सत्ता के गलियारों में है, इनको अपने हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना है। इनका जो हेल्थ है वो एक कॉशन का फैक्टर हो सकता है। यहां पे सरप्राइज रेजिग्नेशंस भी होगा। अभी हमने धनखड़ साहब का इस्तीफा देखा, ऐसे इस्तीफे 2026 में हमें और मिलेंगे। जो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे, वैसे इस्तीफे या वैसे रेजिग्नेशंस हो रहे होंगे। नए अलायंसेस बनते हुए देखेंगे, नए पार्टीज को बनते हुए देखेंगे, नए पार्टीज, नई विचारधारा आते हुए दिखेंगे। भारत के इकोनॉमी के रूप में बात करें, ये इकोनॉमी दुनिया से बेहतर रहेगी, अच्छा ग्रो कर रही होगी, बट बहुत एक्सेप्शनल ग्रो नहीं कर रही होगी। तो यहां पे एक ऐसा साल है जहां पे मैं लोगों को बोलूंगा कि आप सोच संभल के खर्च को करें, अपने कैश को प्रिजर्व करें और अपनी प्लानिंग हमेशा स्ट्रांग रखें। तो ये इसलिए मिला जुला है। दूसरा और एक आखिरी चीज यहां पे ये हम देख सकते हैं, भारत के लिए अगर साल की बात करें तो जो लोगों के बीच का जो आपसी टकराव है वो थोड़ा बढ़ेगा। खासकर टकराव विचारों को लेके, अध्यात्म को लेके, ये हमें काफी मिलेगा और यहां संयम रखने की जरूरत है। सर, जैसे आप बता रहे हो, भी जो मंत्री होंगे उनकी कुर्सी जाने का थोड़ा खतरा रह सकता है। तो हम अगर बीजेपी पार्टी की और कांग्रेस का थोड़ा फ्यूचर की प्रेडिक्शन ले, 2026 में कैसा जाएगा, कौन कौन जीतेगा और मोदी जी कब तक सत्ता के अंदर रहेंगे? देखिए, जहां तक मोदी जी की सत्ता की बात है, मोदी जी जब भी हटेंगे खुद हटेंगे। और वो कंप्लीटली राजनीति से बाहर जाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। अपने इस करंट प्रधानमंत्री के कार्यकाल से जब वो बाहर निकलेंगे तो किसी नई दायित्व की पूर्ति की ओर वो रहेंगे। जिसको आप एक गवर्निंग फिगर के रूप में, एक उसके रूप में आप ग्रो होता हुआ दिखेंगे। जहां तक बीजेपी या कांग्रेस के फ्यूचर की बात करें, बीजेपी का फ्यूचर यहां से ब्राइट है। जहां बीजेपी नहीं भी है, उन राज्यों में भी बीजेपी के नंबर्स बढ़ेंगे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। जहां बीजेपी अभी ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, वहां उसका ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। इसको नए अलायंस पार्टनर मिलेंगे। तो इसका जो 2026 का साल है, यह मोटे तौर पे ये अच्छा परफॉर्म करेगा। जहां ये सरकारों में है, वहां ये दोबारा या अपने गठबंधन के साथ वापसी करते हुए दिखेंगे। जहां ये सरकारों में नहीं है, वहां ये बड़ा प्रभाव बनाता हुआ देखेंगे। जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस का खासकर अगर मैं शॉर्ट टर्म फ्यूचर देखूं, 2026 की स्पेसिफिकली बात करूं, वहां कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा खुश होने का मौके नहीं है। उदासी भरे मौके हैं। हाँ, वो अलग बात है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर ये करना है कि भाई हम गठबंधन में हो या ना हो, ये हमारे गठबंधन का है, बीजेपी के अलावा कोई भी जीते तो हमारे गठबंधन का माना जाएगा, तो उनकी जीत जरूर है। बट वैसे कांग्रेस को, या कांग्रेस जहां डायरेक्ट अलायंस में है, वहां उनका ऐसा कोई जीत दिखते हुए नहीं मिल रहा है। यहाँ एक और ध्यान में रखने की जरूरत है कांग्रेस को, 2026 एक ऐसा साल होगा जहां कांग्रेस के भीतर, खासकर जो उनकी राज्य इकाइयां हैं, वहां भी भारी मात्रा में विरोध होगा।
ओके वहां भी जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां भी सरकारों को अपने अंदर के अंतर्द्वंद को निपटाने में बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा। दूसरा, कांग्रेस एक ऐसा है जहां पे इसके कुछ कोई बड़ा नेता जो अच्छे स्थिति में है, गांधी परिवार के बाहर, ओके मैं ये क्लियर कर देता हूं साथ में, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल स्कैंडल में फंसता हुआ दिख सकता है 2026 में। ओके, तो मतलब कांग्रेस के लिए इतना नहीं, इतना ब्राइट साल नहीं है 2026। ओके, तो सर क्या आने वाले समय के अंदर लगा लो 2030 तक क्या कांग्रेस का कोई चांस है भी वो सत्ता में आ सकता है? देखिए, अगर 2029 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही है। ओके, 2029 भी एनडीए की ही सरकार होगी। देखिए, ये आज की तारीख में इलेक्शन का डेट अभी तक नहीं आया है। राजनीतिक प्रेडिक्शन के लिए इलेक्शन का डेट बहुत मैटर करता है, बट अगर मैं बीजेपी या कांग्रेस की कुंडली को देखूं, आज जो उनके टॉप लीडरशिप है नेशनल लेवल पे, उनको ध्यान में रखूं, तो उस परिस्थिति में 2029 भी एनडीए की ही सरकार आ रही है और 2024 से बड़ी मेजोरिटी के साथ आएगी। ओके, तो झंडा लहराता रहेगा। बिल्कुल लहराता रहेगा। सर जैसे हमने अब कंट्री की बात करी, बीजेपी पार्टी की और कांग्रेस की, अब देखा जाए तो लोगों के लिए जो हमारे जैसे लोग हैं, रिश्ते भी मैटर करते हैं, रिलेशनशिप मैटर करते हैं, उनके लिए भी हमारी फैमिली अच्छी हो, हमारे घर में रिश्ते सही रहे। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी क्या प्रेडिक्शन होगी 2026 में रिश्ते कैसे जाने वाले हैं? अगर 2026 में हम रिश्तों की बात करें, 2026 एक ऐसा साल है जहां पे एंजल नंबर 20 भी आ रहा है, एंजल नंबर 26 भी आ रहा है, साथ ही साथ एंजल पूरा का पूरा 2026 अपना एक साल आएगा, 1 और 8 का साल आने वाला है। पहले दिन की जो शुरुआत है वो नंबर 3 से हो रही है। ये एक ऐसा मौका है जहां पे हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें इंस्टेंट नी जर्क रिएक्शन से बचना है। ओके, किसी भी हड़बड़ी में आके, किसी भी जल्दबाजी में आके हमें खुद को बचाना है। दूसरा, ये एक ऐसा साल रहेगा जहां पे अनफॉर्चुनेटली जो शादी के बाहर जो रिश्ते होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों के संबंध बढ़ रहे होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसमें हम एक नया राइज देखेंगे। अब ये अच्छा है या बुरा, ये मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं, बट ये हमें दिखेगा। दूसरा, एक ऐसा साल होगा जहां पे लोग रिश्तों के चकाचौंध से अलग हटके अपने रिश्तों को ट्रूएस्ट फॉर्म में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। Okay. अगर 2026 के लिए मुझे एक कीवर्ड देना हो, वो कीवर्ड होगा लेट गो। आप अपने बुरे रिश्तों को जाने दीजिए अपने से दूर और नए रिश्तों को जीवन में अट्रैक्ट करें। यही 2026 आपको बता रहा है। अगर आप पुरानी चीजों को, पुराने रिश्तों को पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए नुकसानदायक है। ओके, दूसरा, 2026 एक ऐसा साल है जो आपके रिश्तों को टेस्ट करेगा कि आपके रिश्ते बुरे वक्त में साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। वैसे रिश्ते जो आपके लिए जेन्युइन नहीं बने हैं, उनको आप खोते हुए देखेंगे। जो रिश्ते आपके लिए बने हैं, उनको आप अट्रैक्ट करते हुए दिखेंगे। ये एक ऐसा साल है जहां पे जो आपके इमोशनल वुंड्स थे, जो जहां जिनके पास आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, वहां आप ग्रो करता हुआ दिखेंगे। ओके, तो सर जैसे आप बोल रहे हैं 2026 है वो आपके रिश्ते का टेस्ट लेगा। बिल्कुल। तो अगर किसी ने 2026 के अंदर अपने रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसा बॉन्ड बना लिया, या उन्होंने रिलेशनशिप के अंदर वाली जो लड़ाइयाँ हैं, जो भी सारी चीजें उन्होंने अगर उसको क्रॉस कर लिया, तो क्या वो रिश्ता एक प्योर रिश्ता माना जाएगा? देखिए, 2026 को एक हम प्योरिटी के टेस्ट के रूप में नहीं देख सकते। ये देखना सही नहीं होगा क्योंकि ये पर्सन की कुंडली पे बहुत डिपेंड करता है। अच्छा। बट डेफिनेटली है कि 2026 आपको बहुत सारे ऐसे फिसलन देगा जहां आप गलतियां कर सकते हैं। अच्छा। और जो इन फिसलनों से बच के अपने रिश्तों में ऑथेंटिसिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ टिका रहेगा, डेफिनेटली वो एक मजबूत कपल है, एक साथ रहने वाले। ओके, बट 2026 एक ऐसा साल होगा जहां पे लोग प्लेटोनिक रिलेशनशिप की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा घुला मिला रिलेशनशिप या बहुत ज़्यादा उस रिलेशनशिप की तरफ ना जाके एक शांति प्रिय, एक सिंबॉलिक रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा फोकस करना शुरू करेंगे। ओके सर, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी चल रहे हैं, इतने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर थोड़ा मेरे को लगता है भी करना चाहिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है? सोशल मीडिया या एस्ट्रोलॉजिकल, इसके पीछे कुछ है रीजन? चलिए, जहां तक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजह है। सबसे पहले मैं उन वजहों की बात करूंगा जो प्रैक्टिकल है, हाँ जी। फिर मैं एस्ट्रोलॉजिकल वजहों पे आऊंगा। हाँ जी। अगर मैं प्रैक्टिकल वजहों को देखूं, अगेन ये डेटा ड्रिवन है। मतलब मैं अपनी कंपनी में न्यूमरो वाणी में हम 30,000 लोगों से बात करते हैं हर साल।
हर क्वार्टर में Okay. उनके जीवन के चॉइसेस के बारे में, उनके प्रेफरेंसेस के बारे में, कि वो कोई फैसला क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं। तो ये प्योर वहाँ से इंसाइट आता है, और जिसमें से हम बहुत सारे लोगों से हम फ़ोन पे भी बात कर रहे होते हैं, ईमेल से भी बात कर रहे होते हैं, और बहुत सारा मेरे पर्सनल कंसल्टेशन के बेस पे भी है। Okay. आज की तारीख में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ने का सबसे बड़ा वजह है वो है स्टेटस सिंबल। लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना होना या होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ये उसको फ्यूल कर रहा है। सोशल मीडिया को हम ब्लेम कर रहे हैं। जब तक किसी की इच्छा नहीं होगी, सोशल मीडिया कुछ करवा नहीं देगा। सबसे पहली चीज तो वो है। दूसरा, लोगों की जो जीवन है वहां पे एक जो सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो फैमिली का हो या फ्रेंड्स का हो, वो कम गया है। तो कहीं ना कहीं उस इमोशनल चीज़ों को पूरा करने के लिए या इमोशनल इंटीमेसी को पूरा करने के लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जा रहे हैं। तो स्टेटस और इमोशनल इंटीमेसी दो बड़े फैक्टर है। Okay. अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखने की कोशिश करें, एस्ट्रोलॉजिकली बात करें और उस परिस्थिति को अगर देखें, अगर खासकर पिछले कुछ सालों को जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ा है, इसका जो सबसे पहला प्रभाव जो मैं बताऊंगा वो प्रभाव छुपा है बड़े ग्रहों के ऊपर। हमारे ज्योतिष में 3 ऐसे बड़े ग्रह हैं, खासकर यूरेनस यानी अरुण देव, नेपच्यून यानी वरुण देव, और प्लूटो यानी यमदेव। इनमें से 2 हैं, अरुण और वरुण। यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो अभी शुक्र की राशि में है, और अगले कुछ सालों में शुक्र की राशि में ही रहेंगे, और फिर वो आगे जाके वो मिथुन की राशि में जाएंगे। और जो नेपच्यून भी है वो भी अभी मेष राशि में ही है, जो इंसान के सर का कारक है, हेड का कारक है। तो यूरेनस और नेपच्यून 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका जो संबंध बन रहा है जुपिटर के साथ और वीनस के साथ, वो इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है। यहाँ पे हम ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखेंगे जहाँ पे व्यक्ति मल्टीपल पार्टनर्स की ओर, या जिसको आप ओपन मैरिज बोलते हैं, उसका बढ़ता हुआ देखेंगे। ये यूं कहूं मैं तो जो पूरा का पूरा हमारा जो शादी का कॉन्सेप्ट था, जैसे हम अपने भारत में जिस शादी को एक संस्कार की दृष्टि से देखते थे, वो बदलने वाला है। अब वो अच्छा है या बुरा, इसका फैसला समय करेगा। Okay. लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। यह परिवर्तन सामाजिक तौर पे भी आएगा और सरकार के तौर पे भी आएगा। 2026 में हम खासकर जो शादी से जुड़ा हुआ जो कानून है, या मेल और फीमेल का जो रिलेशनशिप जुड़ा हुआ कानून है, यहां पे हम परिवर्तन होते हुए दिखेंगे। चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे वो मल्टीपल मैरिजेस के बारे में हो, या पर्सनल राइट्स के बारे में, वहां परिवर्तन होगा। लेकिन यहां एक्स्ट्रा मैरिटल आने की वजह इन दोनों ग्रहों को आप समझ सकते हैं। ओके, तो सर जैसे अभी इतने सारे अप डाउन्स आएंगे, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज, उपाय तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका नाम तय करेगा कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। बट फिर भी अगर मैं 2026 के लिए अगर मुझे उपाय बताने हो, तो 3 महा उपाय जो मैं 2026 के लिए बताऊंगा। सबसे पहला महा उपाय है कि आप अपने सोने और जगने का टाइम फिक्स करिए। ओके। 2026 सूर्यदेव का समय है, सूर्यदेव का साल होने वाला है। हाँ जी। साथ में उन्हीं के पुत्र शनि देव 26 के रूप में वहां आने वाले हैं। ओके। तो वहां पे अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं और उगते हुए सूर्य को डेली देखते हैं, ये आपके जीवन में एक नई चांदी, एक नई चमक को लाने वाला साल होगा। ओके। दूसरा, जो आपके माता पिता है, जो आपके पितृदेव हैं, जो आपके कुलदेवी कुलदेवता हैं, जो आपकी फैमिली के रीति रिवाज हैं, उनका सम्मान करना सीखें। ये एक ऐसा साल है जहां हम इनका रिवाइवल होते हुए देखेंगे। तो आप अपने कुलदेवी कुलदेवता, अपने माता पिता, अपने पितृदेवता, इनका सम्मान करें। ओके। चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना, उसका भी सम्मान करें। तीसरा जो मैं उपाय यहां बताऊंगा वो ये है, 2026 एक ऐसा साल है जहां पर आप 2026 एक ऐसा साल है जहां पर आप अगर चाहें तो अध्यात्म को इवैल्यूएट करें, अपने जीवन शैली को ऑथेंटिक रूप में जीने की कोशिश करें। आप जितना जमीन से जुड़े रहेंगे उतना आपको बेहतर रहेगा। ओके। साथ ही साथ अगर आप 2026 एक ऐसा साल है जहां आप अपने दोनों हाथों में घड़ी पहन सकते हैं, ये एक ऐसा उपाय है जो आपको हेल्प करेगा। और इसके पीछे भी साइंस बताता हूं। ओके। हमारे जो रिस्ट है, जो हमारी एक कलाई है, ये कलाई एनर्जी जोन्स होते हैं। ओके। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं या कोई व्यक्ति जिंदा या मुर्दा, पहले उसको छू के देखते हैं उसका पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये जो दोनों ही हमारी कलाइयां हैं, ये एनर्जी जोन्स है, एनर्जी रिसेप्टिव जोन्स है।
जो यिन और यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ओके एक मेल एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है। जब हम दोनों हाथों में घड़ियां पहनते हैं तो वो उस एनर्जी को बैलेंस करता है। और 2026 एक ऐसा साल है जहां पे शनि और सूर्यदेव की होने की वजह से एक अंतर्द्वंद होगा। ओके। उस अंतर्द्वंद को बैलेंस करने के लिए 2026 में आप दोनों हाथों में घड़ियां पहन सकते हैं। ओके घड़ियां स्मार्ट वॉच हो तो प्रेफरेबल हो, एनालॉग पहने। एनालॉग का मतलब वैसी घड़ियां जिनमें समय आपको सुई के साथ चलती है। Okay. सारे अंक उसमें होने जरूरी हैं, कोई भी अंक गायब ना हो। एक हाथ की घड़ी आपकी बाहर की तरफ हो और दूसरे हाथ की घड़ी आपकी अंदर की तरफ। ओके ये 2026 में आप कर सकते हैं, जो आपको उस अंतर्द्वंद से बचाएगा और आपको एक डिसीजन मेकिंग स्किल देगा, जो आप सही फैसले सही समय पे ले पाओगे। ओके तो सर ये महा उपाय है। ये महा उपाय है मेरी नजर में। ओके तो अगर ये कोई करता है इंसान तो उसकी जो आने वाला 2026 के जो दुष्ट प्रभाव है वो सही हो काफी जाएगा। हद तक कम कर पाएगा। ओके मतलब अगर जो मैंने 4 उपाय बताया, चारों करता है ना, तो 2026 में जैसे पृथ्वी की रक्षा कवच एक ओजोन लेयर कर रहा है, जी। वैसे उसकी रक्षा कवच अध्यात्म करेगा। ओके तो सर वैसे आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में? देखिए, जहां तक मेरे समय की बात है ना, मैं अपने ज्योतिष के अध्ययन को 3 हिस्सों में बांट सकता हूं। ओके सबसे पहला हिस्सा था जब मैं 6 साल का था, वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा और मेरी जो शुरुआत हुई वो अध्यात्म से हुई, श्रीमद् Okay. भगवद गीता से हुई। उसके बाद रामायण, महाभारत, यज्ञ, हवन, फिर वहां से सामुद्रिक शास्त्र जो बॉडी एंड फेस लैंग्वेज रीडिंग है, फिर ज्योतिष, फिर अंक ज्योतिष, फिर जर्नी इवॉल्व हुई। मैंने अपने जीवन का पहला 15 साल, जो खासकर ज्योतिष में मेरा जो पहला 15 साल था ना, मैंने हाइबरनेशन में बिताया, जहां मैंने किसी को जिक्र नहीं होने दिया कि मैं ज्योतिष से जुड़ा हुआ। ओके मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे और इसको आज के समय के हिसाब से कॉन्टेम्प्रेरी इवॉल्व करने पे फोकस किया। ओके इस 15 साल के बाद लगभग 2013 में मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस करने का था, मैं लोगों को एडवाइस करना शुरू किया कि चलो पढ़ लिया, अब इसको एडवाइस करते हैं। पहले 5 साल बहुत एग्रेसिवली एडवाइस नहीं किया, सिर्फ उन लोगों को एडवाइस किया जो फ्रेंड्स थे, उनके रेफरल्स थे, ताकि मैं जो एडवाइस कर रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ, वो कितनी सटीक हो रही है। फिर 2018 से मैंने इसको बोला कि नहीं, अब मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, जो लोगों को बता रहा हूँ वो हो भी रहा है, अब इसको थोड़ा एग्रेसिवली करते हैं। तो ये पूरा समय काल है। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं लगभग 2018 से आज का जो समय है, जहाँ मैं पब्लिकली इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसी समय को गिनता हूँ। लगभग 7 साल का समय हम समझ सकते हैं। और एक जरूरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि मैं आज भी अपने आप को एक ज्योतिष का स्टूडेंट ही मानता हूँ। मैं और इसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना सीखता जा रहा हूँ उतना और सीखने की इच्छा होती जा रही है। सर जैसे आपने 2026 की बात बताई भी, क्या क्या होने वाला है और क्या क्या आप उपाय कर सकते हो जिससे आपके जो दुष्ट प्रभाव है 2026 के वो खत्म हो जाएंगे, है ना सर? जो अभी तक मैंने हो पॉडकास्ट करे, बाकी उपाय हो गया, वो चीज होगी, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है जो मैंने 2026 के ऊपर किया, और मेरे को काफी अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके, जो भी आपने सारी चीजें बताई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, जरूर कमेंट करके बताना। सर ने काफी अच्छी रेमेडी दी है 2026 के ऊपर भी, आप कैसे दुष्ट प्रभाव को कम कर सकते हो। सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, आपने हमारी ऑडियंस को काफी अच्छी चीजें बताई, उपाय भी दिए, और आने वाले समय के अंदर क्या क्या होगा, और पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी बातें की। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम सर जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। थैंक यू।